आज की वीडियो में हम कक्षा 6 इतिहास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। नेई नुओ का भोजन। आज नेई नुओ अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वैश, कद्दू, बीन्स और गोतस। स्क्वैश, कद्दू और बीन्स उनकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में उगाया था। खाते खाते नेयुन्नू को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए गए खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर ऐसा क्यों था? विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्र में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजता पूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है कि स्त्री और पुरुष ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहते हैं। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। लोग अक्सर अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। अब प्रश्न है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके को संभाल कर रखा जाता है ताकि वो फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है। आमतौर पर अहिंसक होते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, यहाँ पे चित्र पे दांत दिखाए गए हैं, तो लिखा है इन दांतों को देखो।
इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है? स्पष्ट तौर पे है, जो छोटा दांत है वो है पालतू सुअर का और जो बड़ा दांत है वो है जंगली सुअर का। अब चलते हैं आगे। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं, जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं से उसकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उसका प्रयोग करते होंगे? अपने अपने जवाब का कारण दो। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। प्रश्न है, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? फिर अगला क्वेश्चन है, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आज जानवरों का उपयोग होता है किसके लिए? दूध, दूध के लिए होता है और ऊन इत्यादि के लिए होता है। अब टॉपिक पे आते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 14 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनसे सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जा रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे की तालिका से तुम यह जान सकती हो कि कहां-कहां अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अनाज और हड्डियां पुरा स्थल। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी। ये पुरा स्थल है मेहरगढ़ में और जो है आधुनिक पाकिस्तान में। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े ये मिले हैं कोल्डी हवा यानी कि आधुनिक मध्य उत्तर प्रदेश में। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खूरों के निशान, ये मिले हैं महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश। गेहूं और दलहन, गुफ्रक्राल, ये है आधुनिक कश्मीर। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये है बुर्जोहोम जो आधुनिक कश्मीर में है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये है चिराद जो आधुनिक बिहार में है।
ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर। ये है हल्लूर जो है आंध्र प्रदेश। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर। ये जो पुरास्थल है ये है पयमपल्ली जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में। ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टियों के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। इनका उपयोग बर्तनों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करके काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालक को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? यहाँ पे जो पात्र रखा हुआ है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे जो है अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें से प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से प्रचलित रहे हैं। जनजाति। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरी बुनने और औजार तथा झोपड़ियां बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है।
कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा, फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुल-नबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका प्रयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीरी के बीच कोई खास अंतर नहीं होता है। इसीलिए जनजाति समाज अन्य समाज से भिन्न होते हैं। अन्य समाज के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। सूक्ष्म निरीक्षण को मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं। सबसे ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। इससे लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। गांव की यह विशेषता है कि यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम भी आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। यहाँ पे एक चित्र है मेहरगढ़ के घर का। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये है बकरी का कंकाल। दाऊजली हेडिंग। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14 में दाऊजली हेडिंग ढूंढो। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेटाइट के पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरा स्थल से काठास्म यानी अति प्राचीन, जो सख्त होकर पत्थर बन गई हो, के औजार और बर्तन मिले हैं। यंत्र। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल ह्यूयक तुर्की में है। यह दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी। उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर लाया करते थे।